हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बंसल एकेडमी। सो आज की वीडियो में हम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन चैप्टर को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, अगर हम कभी एक कैंडल के पास अपना हाथ लेकर के जाते हैं तो हम एकदम से अपना हाथ हटा लेते हैं, ठीक है। या फिर कभी हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीने के लिए जब ग्लास भर के लाते हैं या फिर कभी बॉटल लेकर के आ रहे हैं भर के, तो हम उस ग्लास को जो है वो डायरेक्टली अपने माउथ के पास लेकर के जाते हैं और फिर पानी पी लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमारा हाथ आ रहा है और हम कभी कान में पानी डाल रहे हैं या फिर आंखों में पानी लेकर के जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हमारा जो हाथ है, हमारा हैंड जो है वो प्रॉपरली कंट्रोल्ड वे में वाटर के ग्लास को उठा करके लेकर के आएगा और हमारे माउथ में उसको पोर करेगा। तो ये सारी चीज़ें कैसे कैसे पॉसिबल हो पाती हैं? ये पॉसिबल हो पाती हैं बिकॉज द ह्यूमन बॉडी इज़ वेल कोऑर्डिनेटेड एंड इज़ वेल इन कंट्रोल, राइट। तो हमारा जो आज का भी टॉपिक है वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है, जो कि टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक में आ जाता है आपका नर्वस सिस्टम और दूसरे में है केमिकल कंट्रोल। तो हम इसको दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे। आज का हमारा डिस्कशन रहेगा नर्वस सिस्टम के ऊपर और फिर कमिंग लेक्चर्स के अंदर आपको केमिकल कंट्रोल वाला जो पोर्शन है ये भी देखने को मिलेगा। तो देखिए, जो नर्वस सिस्टम होता है ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। एक होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसके अंदर आ जाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है इसके अंदर आ जाती हैं क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। बोलने का मतलब है कि जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर आपका ब्रेन आता है, और अगर वहीं पर हम बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तो उसके अंदर ब्रेन से निकलने वाली जितनी भी नर्व्स हैं वो सारी की सारी आ जाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। उसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड जो है वो आ जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जितने भी नर्व्स हैं उनको बोला जाता है स्पाइनल नर्व्स, और वो आ जाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। तो अगर नर्वस सिस्टम डिवाइडेड है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कलेक्टिवली जो भी नर्व्स बाहर निकल रही हैं वो सारी की सारी जो नर्व्स हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड होती हैं। तो इसको अगर आप फुल फॉर्म इसकी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि CNS मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट। और PNS मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। यहीं से क्वेश्चन बहुत बार बन जाता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स हैं या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स आते हैं। तो आप क्या बोलोगे? ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आ जाता है? जो ब्रेन से निकलने वाली जितनी भी नर्व्स हैं वो सारी की सारी आ जाती हैं क्रेनियल नर्व्स, और जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं वो आ जाती हैं स्पाइनल नर्व्स, राइट। उसके बाद देखिए, अब इससे पहले कि हम ये पूरे के पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करें, उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर एक बार आपको वो टर्मिनोलॉजीज क्लियर होती हैं तो फिर आपको ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है पूरा का पूरा, इसको समझने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो सबसे पहली जो टर्म है वो है आपकी स्टिम्युलाई, या फिर इसको आप एक और चीज़ बोल सकते हो। जैसे स्टिम्युलाई तो प्लूरल हो गया, बट अगर सिंगुलरली आपको उसको प्रोनाउंस करना है तो आप लिख सकते हो स्टिम्युलस। कि स्टिम्युलस क्या होता है? तो देखो, स्टिम्युलस क्या होता है कि जब भी अगर अगर जैसे देखो, जो मैंने आपको सबसे पहले क्लास के स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया कि अगर कोई कैंडल है उसकी उससे फ्लेम निकल रही है, ठीक है, और हमारा हाथ जब उसके ऊपर गया तो हमें हीट, मतलब हमें जो है वो गर्म महसूस हुआ, है ना, गर्म लगा हमें। तो स्टिमुलस क्या था? वो हीट, वो जो कैंडल से जो उसकी फ्लेम निकल रही थी वो स्टिमुलस था, राइट। अगर इस तरीके से कैंडल है उससे अगर ये फ्लेम इस तरीके से निकल रही है, अगर ये फ्लेम निकल रही है तो ये जो फ्लेम है ये स्टिमुलस का काम करेगी, जिसकी वजह से फिर हमें हीट फील होगी और हम अपना हाथ एकदम से हटा लेंगे। लिखा भी है कि द फैक्टर विच ब्रिंग रिस्पॉन्स और चेंज इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, डेफिनेशन आपको थोड़ी सी अटपटी लग सकती है, बट इसका मीनिंग है कि कोई भी ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है। जैसे अगर इस फ्लेम के ऊपर मैं ऐसे अपना हाथ कर देती हूँ तो मेरा रिस्पॉन्स एकदम से क्या होगा? ऐसे करके, तो वो रिस्पॉन्स जनरेट हुआ। तो ये जो फैक्टर था ये इसको हम स्टिमुलाई बोलेंगे, राइट। जैसे कई बार आपको घर में, आप जब आपकी मदर आपको काम करने के लिए बोलती हैं
और अगर आप नहीं करते हो तो आप लोगों को डांट पड़ती है। ये कई बार तो फिर मम्मी जड़ भी देती है ना, थप्पड़ लगा देती है। तो जब वो लगाएंगी ऐसे करके, तो वो क्या है उनका, वो स्टिमुलस है जिसकी वजह से आपको पेन फील होगी। तो उनका चांटा मारना क्या हुआ, स्टिमुलस। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के स्टिमुलस हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि स्टिमुलस ऑफ टच, ठीक है, स्टिमुलस ऑफ हियरिंग। जैसे अगर मैं अभी कुछ बोल रही हूँ तो आप लोग उसको सुन पा रहे हो, तो मेरा जो बोलना है, जो मेरे वर्ड्स हैं, वो एज अ स्टिमुलस की तरह काम करें, जो कि आपके जो ईयर्स हैं वो सुन पा रहे हैं। उसी तरीके से स्मेल है ना, आपको यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ गुड ऑर्डर और अ बैड ऑर्डर, दैट इज ड्यू टू द स्टिमुलस ऑफ स्मेल। उसके बाद टेस्ट, आपको खाने खाने का टेस्ट कैसा है, तो एक टेस्ट भी जो है वो भी एक स्टिमुलस है ना। विजन, आपकी आंखें क्या चीज़ देख रही हैं, अगर आप कई बार आप बहुत टेस्टी खाना देख लेते हो, या फिर आपको दिख जाता है कि अच्छा वाह आज तो मम्मी ने मेरी फेवरेट सब्जी बनाई है, तो आपके योर माउथ स्टार्ट्स वाटरिंग, राइट। तो वो भी क्या है, विजन भी क्या हो गया आपका स्टिमुलस। तो ये आपकी डेफिनेशन है स्टिमुलस की। और अब मैं होप कर रही हूँ कि आपको स्टिमुलस का जो मीनिंग है वो समझ आ गया होगा। तो आपका दूसरा वर्ड है रिसेप्टर, राइट। अब देखिए स्टिमुलस तो ठीक है कि कोई एक ऐसी चीज़ जो कि आपको स्टिमुलेट कर रही है, ठीक है ना, जो कि अगर आपको, जैसे अगर आप कुछ बोल रहे हो, या फिर फॉर एग्जांपल देखो, जैसे अगर हम कई बार आपके दोस्त लोग आपस में गुस्सा आप कर देते हो, तो सामने वाला भी फिर अगर आप अपने फ्रेंड को एक चांटा लगाते हो तो वो भी पलट करके आपको चांटा लगाएगा। तो उसने फिर, आपने उसको स्टिमुलस दिया तो उसने उसका रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। तो रिसेप्टर क्या था, जब आपने उसको चांटा लगाया तो रिसेप्टर उसके गाल थे, है ना, उन्होंने उसको रिसीव किया। तो ये लिखा है कि इट इज अ सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स इन अ सेंस ऑर्गन सेंसिटिव टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस। तो जो भी स्टिमुलस दिया जा रहा है वो, उसको रिसीव करने के लिए कोई ना कोई रिसेप्टर होना चाहिए। जैसे अगर थप्पड़ लगाई जा रही है तो उसको रिसीव करने के लिए आपके गाल होने चाहिए, ठीक है। अगर आप, मैं कुछ बोल रही हूँ तो मुझे सुनने वाले आप लोग हैं, है ना। तो मेरा, मैं स्टिमुलस दे रही हूँ तो रिसेप्टर क्या है, आप लोगों के ईयर्स जो है वो स्टेम रिसेप्टर का काम कर रहे हैं। आप लोगों की जो आईज हैं वो मेरे को परसीव कर रही है ना, वो मुझे देख पा रही हैं। तो अगर मैं बोल रही हूँ, साथ में आपके सामने खड़ी हूँ, तो आपकी आईज जो है वो भी रिसेप्टर का काम कर रही है, आपके ईयर्स जो है वो रिसेप्टर का काम कर रहे हैं। तो रिसेप्टर यही होता है कि सेंस ऑर्गन्स में कुछ पर्टिकुलर टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं जो कि रिसीव करते हैं किस चीज़ को, स्टिमुलस को। सेंस ऑर्गन्स जैसे आपको पता है, ईयर आपका सेंस ऑर्गन है, नोज, टंग, स्किन, आईज, ये सभी आपके सेंस ऑर्गन है, तो इनके अंदर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे देखो, अगर मैं बात करूं ईयर की, अब हमें लर्न रखना है कि रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं। जैसे ईयर जो है आपका कान है, इसके अंदर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं आपके फोनो रिसेप्टर्स, वो होते हैं फोनो रिसेप्टर्स, ठीक है। फोनो रिसेप्टर्स जो है आपके ईयर में प्रेजेंट रहते हैं, एंड दे हेल्प इन हियरिंग एंड मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी। दे हेल्प इन हियरिंग and maintaining the balance of the body। तो ईयर हो गया आपके, है ना, मतलब आपके कानों में इस टाइम पे फोनो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं आपके इनर ईयर में, जो कि मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, ठीक है। तो वो हेल्प करते हैं हियरिंग में, और दे ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी। उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाती है आईज। तो आईज के अंदर जो है आपके कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स, ठीक है। आईज के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके फोटो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स, ठीक है, एंड दे हेल्प इन सीइंग, ये आपको देखने में काम आ रहे हैं। देन आपका जो नोज होता है, नोज में आपके कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं आपके नोज के अंदर, एंड दे हेल्प टू स्मेल, हेल्प टू स्मेल and to differentiate between what is a good smell and what is not। तो ये हो गया आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। देखिए इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि ईयर में कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वो आप लोगों, ये तो देखो आपको पता ही है कि आईज जो है वो देखने में हेल्प कर रही है, नोज जो है वो स्मेल करने में हेल्प कर रहा है, बट यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है इनके ऊपर कि फोनो रिसेप्टर्स कहाँ है, ईयर में। आप ऐसे याद रख सकते हो, फोन हम कान से सुनते हैं ना, तो फोनो रिसेप्टर मीन्स ईयर। देर आ जाता है आपका आईज, फोटो मीन्स हम फोटो क्लिक करते हैं, या फिर फोटो का मतलब लाइट भी होता है ना। तो आईज जो है वो देखने के काम आती है, तो फोटो रिसेप्टर्स। नोज जो है वो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स उसके अंदर होते हैं।
देन फिर हमारा नेक्स्ट सेंस ऑर्गन आ जाता है टंग, और टंग के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं उनका नाम होता है गस्टेटो रिसेप्टर्स या फिर गस्टेटरी रिसेप्टर, ठीक है, गस्टेटरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं टंग में एंड दे हेल्प इन टेस्ट। देन स्किन आ जाती है, स्किन जो होती है उसके अंदर होते हैं थर्मो रिसेप्टर्स, तभी तो हम लोग गर्मी है या सर्दी है वो चीज़ डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं ना, क्योंकि हमारी स्किन के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं थर्मो रिसेप्टर नाम के, और जिसकी वजह से हम जो है दे हेल्प अस इन फीलिंग हीट और कोल्ड, है ना, दे हेल्प अस टू फील हीट और कोल्ड, दे हेल्प अस फील हीट कोल्ड और टच, ठीक है। तो ये होते हैं आपके सारे के सारे सेंस ऑर्गन्स में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर्स हैं उनके नाम। तो ये आप लोगों को जो है वो नाम याद कर लेने हैं रिसेप्टर्स के कि कौन से रिसेप्टर्स हमारे कौन से सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होता है। देन फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका एक और टर्म दैट इज योर इफेक्टर। तो देखो इफेक्टर क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी विच रिस्पॉन्ड टू अ स्टिम्युलस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस सेंट फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। मतलब कि देखो सबसे पहले स्टिमुलस था, स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर्स थे, और फिर रिसेप्टर्स जो हैं जब उस स्टिमुलस को रिसीव कर लेंगे तो फिर इफेक्टर की बारी आएगी कि इफेक्टर जो है एक वो पार्ट होता है जो कि स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड करता है। तो ये लिखा है ना द पार्ट ऑफ द बॉडी विच रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस। जैसे अगर गरम मुझे फील हुआ कैंडल के ऊपर जब मैं हाथ लेकर के गई, तो अगर मुझे गरम फील हुआ तो एकदम से जो है वो यहाँ पे जो मसल होगा वो मुझे पीछे खींचेगा मेरे हाथ को, तो वो क्या आ जाएगा, स्टिमुलस आ जाएगा, सॉरी वो क्या आ जाएगा, रिस्पॉन्स आ जाएगा, कि जो रिस्पॉन्डिंग जो ऑर्गन है उसको बोला जाता है इफेक्टर ऑर्गन, ठीक है। और फिर जो लास्ट चीज होती है वो होती है आपकी रिस्पॉन्स की, कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो मेरे हाथ का हटाना ही जो है वो रिस्पॉन्स है, हाथ को हटा कौन रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट जो मसल है वो उसको पीछे की तरफ को पुल करने में हेल्प कर रही है, ठीक है। तो ये तीन चार टर्म्स थी स्टिमुलस, देन स्टिमुलस के बाद था आपका कौन सा किया हमने, रिसेप्टर, फिर रिसेप्टर के बाद हमने कर लिया इफेक्टर, और फिर लास्ट में आ गया रिस्पॉन्स। अब हम बात करते हैं न्यूरॉन्स की, क्योंकि हम नर्वस सिस्टम करने वाले हैं, तो उसमें सबसे जो बेसिक यूनिट होती है, मतलब पूरा का पूरा जो नर्वस सिस्टम होता है वो किस चीज़ से बनता है, न्यूरॉन्स से, है ना। तो इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अच्छा एक और बात मुझे आपको बतानी है कि देखो एक होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक होता है नर्वस सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, दैट इज़ योर नेफ्रॉन, और नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, न्यूरॉन। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बार इन दोनों में न्यूरॉन्स और नेफ्रॉन्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। नर्वस सिस्टम की जब बात आएगी तो आप बात करोगे न्यूरॉन्स के बारे में, राइट। तो देखो न्यूरॉन्स के बारे में बता दिया मैंने आपको कि जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं नर्वस सिस्टम की, एंड वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब कि ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ब्रेन में, और ब्रेन से फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। अब जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर मैं अपना हाथ लेकर के गई हूँ कैंडल के ऊपर, तो सबसे पहले फटाफट से इन्फॉर्मेशन जाएगी मेरे ब्रेन तक, और फिर ब्रेन से दूसरे न्यूरॉन के थ्रू इन्फॉर्मेशन जाएगी अगेन मेरे हाथ के ये मसल्स तक कि अपना हाथ पीछे हटाओ। तो ये काम किसका होता है, न्यूरॉन्स का, एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ह्यूमन बॉडी के लॉन्गेस्ट सेल होते हैं, मतलब एक न्यूरॉन जो है वो आपके पैर के अंगूठे से लेकर के आपके मस्तिष्क के जितना लंबा हो सकता है, मतलब यहाँ से लेकर के आपके सिर से लेकर के आपके पाँव के अंगूठे तक लंबा न्यूरॉन भी प्रेजेंट हो सकता है आप किसी की बॉडी में। तो इसलिए दीज आर द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। अब देखो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं ये न्यूरॉन्स, और अगर इनका आपने देखो स्ट्रक्चर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखना है तो देखो इस तरीके से होता है। ये जो यहाँ पे ये जो मैं येलो कलर से ड्रॉ कर शो कर रही हूँ थोड़ा सा, ये आपकी आ जाएगी सेल बॉडी, ठीक है, ये क्या आ जाएगी आपकी सेल बॉडी, राइट। सेल बॉडी को और क्या बोल देते हैं हम, तो सेल बॉडी बोलते हैं, ठीक है, और क्या बोल देते हैं, सेल बॉडी को हम एक और नाम से बुलाते हैं दैट इज सोमा, या फिर इसको साइटोन भी बोल देते हैं। तो देख लो इसके कितने नाम है, साइटोन, सोमा, या फिर सेल बॉडी।
तो इसको आप इन तीनों में से कुछ भी नाम बुला सकते हो। अगर एग्जाम के अंदर इन तीनों में से कोई भी नाम आ जाए तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद ये तो बात आ गई आपके सेल बॉडी की। उसके बाद जो सेल बॉडी होती है ना, या फिर जो सोमा होता है, इसके अंदर छोटे छोटे निसल्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ये छोटे छोटे ऐसे कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये ग्रैन्यूल्स पता किस चीज़ के बने होते हैं? सबसे पहले इनका नाम याद कर लो, निसल्स। These are known as Nissls granules। ठीक है, इनका नाम होता है Nissls granule। और ये बने किसके होते हैं? These are made up of RER। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बने होते हैं। आप लोगों ने जब आपको किसी दूसरे टीचर ने सेल चैप्टर कराया होगा तो उसमें आपको सेल ऑर्गेनेलीज करवाए होंगे, जिसमें एक ऑर्गेनेली होगा ER के नाम से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। वो दो टाइप का होता है, एक RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER कौन सा होता है? जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा याद करवाऊं सेल चैप्टर, तो जैसे आपने ये किया होगा कि इस तरीके से सेल होता है, ठीक है। उसमें डबल मेम्ब्रेन से बाउंड जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। और न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उससे इस तरीके से ब्लेबिंग होती है मेम्ब्रेन की, और इसको बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर इसके ऊपर अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट हो जाए, इसी मेम्ब्रेन के ऊपर अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट हो, तो फिर इसको हम बोलना स्टार्ट कर देते हैं RER। तो इसी RER की बात हो रही है न्यूरॉन में भी, कि न्यूरॉन के अंदर ये जो निसल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं, ये किसके फ्रेगमेंट्स होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रेगमेंट्स होते हैं, राइट। उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाली चीजें, ये, या फिर अगर इस वाली डायग्राम में दिखाऊं तो ये देखो, ये इस तरीके की, इनको बोला जाता है डेंड्राइट। इनको क्या बोला जाता है? डेंड्राइट। यहाँ भी लिख देती हूँ, इनको बोला जाता है, दे आर नेम्ड एज डेंड्राइट, राइट। उसके बाद ये देखिए एक्सॉन है, ये जो आपको बीच में दिखाई दे रही होगी, तो ये देखो ये एक्सॉन, दिस इज एक्सॉन। और ये एक्सॉन जो है वो पीछे जा करके टर्मिनेट हो रही है इनटू द एक्सॉन टर्मिनल्स, ठीक है। और फिर एक्सॉन के ऊपर कुछ ये जो शीथ आपको दिखाई दे रही है, ये जो मैं आपको ब्लू, ये पर्पल कलर से जो दिखाई दे रहा है, दिस इज योर माइलिन शीथ, ठीक है। दिस इज द माइलिन शीथ। तो ये है आपका पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर न्यूरॉन का, राइट। तो क्या बता दिया मैंने आपको? इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, then it is responsible for the transmission of signals to and from the different parts of the body, and it is the longest cell in human body। बाकी हमने इसका एक स्ट्रक्चर भी देख लिया कि ये कैसे दिखाई देता है। दिस इज द न्यूक्लियस, है ना। ये जो है बीच में, ये क्या है? न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूरॉन क्या है? इट इज नथिंग बट अ सेल ओनली, एंड सेल कंप्राइजेज ऑफ अ सेल ऑर्गेनेली कॉल्ड न्यूक्लियस, तो इसलिए बीच में क्या है? न्यूक्लियस। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो आगे हमारे पास आ जाता है कि पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। ये देखो, ये जो आपको पीछे वाली डायग्राम में दिखाए, उन्हीं पार्ट्स को थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखाया है। तो ये देखो आप, सबसे पहले क्या दिखाया मैंने आपको? डेंड्राइट्स। अब इन डेंड्राइट्स का क्या काम होता है? ये सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, ठीक है, फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। जैसे ना ऐसे एक अगर ये होगा बॉडी के अंदर, बहुत सारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये एक, जैसे मान लो ये मैंने ये वाली चीज़ बना दी, इसको ऐसे ले लेना, जो सर्कल बनाया, ये सेल बॉडी और डेंड्राइट्स हैं, ये डेंड्राइट्स बना दिए, ठीक है, इस तरीके से। और ये मैंने बना दिया इसका एक्सॉन, और पीछे बना दिया इसका इस तरीके से टर्मिनल्स। एक ऐसे न्यूरॉन प्रेजेंट होगा, इसके बिल्कुल साथ ही जो है वो दूसरा न्यूरॉन प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो थर्ड न्यूरॉन प्रेजेंट होगा। तो ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर। तो न्यूरॉन्स क्या करते हैं? यहाँ पे अपने डेंड्राइट्स के ऊपर सिग्नल को रिसीव करते हैं। अगर यहाँ से सिग्नल आएगा, जैसे अगर मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टिमुलस आया, मान लो अगर कोई स्टिमुलस आया, तो सबसे पहले इसको कोई ना कोई रिसेप्टर जो है वो रिसीव करेगा, कोई रिसेप्टर जो है इस स्टिमुलस को रिसीव करेगा, और फिर रिसेप्टर से जो है ये जो स्टिमुलस रिसेप्टर के ऊपर है, इसको जा करके रिसीव करेगा कोई न्यूरॉन, और फिर न्यूरॉन जो है ये फर्दर इसको ट्रांसमिट करता है टूवर्ड्स द ब्रेन। अभी हम सिर्फ इतना ही करेंगे, अभी और डिटेल में है, जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे मैं आपको बताती जाऊंगी। तो अभी आपको डेंड्राइट का मीनिंग मतलब जो फंक्शन है वो समझ आ जाना चाहिए।
उसके बाद आ गया सेल बॉडी। अब जैसे ये जो सेल बॉडी है, या फिर ये देखो ये वाली जो सेल बॉडी इन्होंने ड्रॉ की है यहाँ पे ग्रीनिश कलर से, उसके अंदर क्या होता है, इट कंटेन द सेल न्यूक्लियस, है ना। ये देखो न्यूक्लियस है इसके अंदर। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है ऑफ द न्यूरॉन। जैसे किसी भी सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है, या आपने सेल वाले चैप्टर में भी कर लिया होगा, वो उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर सारी की सारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो प्रेजेंट होती है। उसके बाद फिर आ जाता है एक्सॉन। एंड एक्सॉन क्या करता है, जैसे जो यहाँ डेंड्राइट्स ने सिग्नल रिसीव किया है उसको फर्दर आगे ट्रांसमिट करता है एक्सॉन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसमिट करता है। देन आ जाती है, ये देखिए ये माइलिन शीथ, ठीक है, ये इंसुलेट करती है एक्सॉन को टू हेल्प प्रोटेक्ट द न्यूरॉन सेल एंड स्पीड अप द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ताकि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्लो हो रही है वो स्पीड से फ्लो करे, इसमें हेल्प करती है माइलिन शीथ। और जो एक्सॉन टर्मिनल होते हैं ये ट्रांसमिट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स को टू अदर न्यूरॉन सेल्स एंड इफेक्टर सेल्स, ठीक है। तो ये हो गए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन। हर एक पार्ट को जो है वो हर एक पार्ट का क्या कैसा कैसा होता है उसका थोड़ा बहुत फंक्शन जो है वो यहाँ पे इसी डायग्राम के अंदर आपको दिखा दिया है। उसके बाद अगर बात करी जाए फंक्शन की, न्यूरॉन के फंक्शन की, तो देखो फंक्शन की बात करने से पहले आपको जो है एक बार नर्व इम्पल्स की थोड़ी सी वो बता देते हैं कि किस तरीके से चलती है। तो देखो होता क्या है कि अगर जैसे देखो अगर कोई स्टिमुलस आया, स्टिमुलस आ गया, मान लो अगर कोई हॉट वाटर है, आपने गर्म पानी में अपना हाथ डाल दिया, ठीक है ना, अगर स्टिमुलस आया तो वो जो स्टिमुलस है वो सबसे पहले आपके रिसेप्टर उसको सेंस करेंगे। मैंने बताया ना, अगर आपकी स्किन है ना, जैसे आपने हाथ डाला तो आपकी स्किन के साथ टच जो है वो पानी, स्किन के अंदर कौन से रिसेप्टर्स थे, आपको अभी बताया था थर्मो रिसेप्टर्स थे, है ना। तो आपने आपकी जो रिसेप्टर्स हैं स्किन के, उन्होंने उसको सेंस कर लिया कि ठीक है कोई गर्म चीज आई है। अब उन्होंने क्या किया, इन्होंने रिसेप्टर्स ने क्या किया, उसको सिग्नल को भेज दिया टू द न्यूरॉन्स, है ना। तो द केमिकल सिग्नल, जो केमिकल सिग्नल होगा इज सेंट टू न्यूरॉन, और न्यूरॉन उसको रिसीव कहाँ करेंगे, यहाँ पे डेंड्राइट्स के ऊपर, है ना। अगर गर्म हाथ आपने डाल दिया तो पहले रिसेप्टर रिसीव करेंगे, उसके रिसेप्टर्स के साथ जो है वो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो रिसेप्टर्स जो हैं उस सिग्नल को न्यूरॉन्स को ट्रांसमिट कर देंगे, और न्यूरॉन्स ये कौन से पार्ट में, डेंड्राइट्स वाले पार्ट में उसको भेज देंगे। उसके बाद जब जो सिग्नल जब यहाँ आएगा, डेंड्राइट्स ने उसको रिसीव किया और फिर वो सिग्नल जो है वो यहाँ आ रहा है सेल बॉडी के अंदर आ रहा है, या फिर आप बोल सकते हो साइटोन में आ रहा है, या फिर आप बोल सकते हो सोमा के अंदर आ रहा है। जब सिग्नल यहाँ पे पहुंच जाएगा तो फिर वो कन्वर्ट हो जाता है, अभी क्या था वो केमिकल सिग्नल था, बट यहाँ पर आकर के वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया, फिर उसको जो एक्सॉन है वो कंडक्ट करेगी, ठीक है। और इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा भी है कि जो न्यूरॉन सेल है, मतलब जो माइलिन शीथ है, वो स्पीड अप कर रही है द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और यहाँ भी लिखा है कि इट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अलोंग द न्यूरॉन सेल, मतलब न्यूरॉन सेल के आगे जो है वो एक्सॉन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कंडक्ट करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आया तो था वो केमिकल सिग्नल, बट वो साइटोन के अंदर जो है या फिर सेल बॉडी के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया, और फिर उसको जो है वो फर्दर एक्सॉन कंडक्ट कर रही है टूवर्ड्स द टर्मिनल, टूवर्ड्स द एक्सॉन टर्मिनल। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया, उसके बाद वो ट्रेवल करेगा नर्व एंडिंग के पास, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया, अब वो ट्रेवल करेगा और पहुंच जाएगा कहाँ पर, नर्व एंडिंग पर, ठीक है। और फिर जब वो नर्व एंडिंग पे पहुंचेगा तो उसके बाद वो दोबारा जो है वो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, केमिकल सिग्नल। क्योंकि देखो जो डेंड्राइट्स होते हैं ना वो केमिकल सिग्नल रिसीव कर पाते हैं, राइट। यहाँ पे क्या लिखा है कि ये रिसीव करते हैं सिग्नल को फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, ठीक है, या फिर फ्रॉम द रिसेप्टर्स, और वो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सिग्नल्स, ठीक है, केमिकल सिग्नल्स होते हैं। अब जब ये जाएगा साइटोन उसको केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगी, उसको कन्वर्ट कर देगी किसमें, केमिकल सिग्नल में। उसके बाद उसकी कंडक्शन होगी, और जब वो एक्सॉन टर्मिनल पे पहुंचेगा तो फिर इस ये दोबारा जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केमिकल सिग्नल के अंदर, ठीक है, केमिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको यहाँ पर भी बताया है कि
कि देखो यहाँ पर तो आया था वो एज अ केमिकल सिग्नल, उसके बाद वो केमिकल के बाद जो है वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद दोबारा यहाँ आकर के वो दोबारा केमिकल में कन्वर्ट हो गया। अब जब यहाँ पे पहुंच गया वो एक्सॉन टर्मिनल पे, यानी कि इधर पहुंच गया, तो वो दोबारा केमिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट हो गया और अब जो है वो इस न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन में ट्रांसफर होगा। तो ये जो गैप फिर बीच में बन रहा है, ये वाला, ये जो बीच में है गैप आपको दिखाई देगा, दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप दिखाई देगा, देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी गैप है, इस गैप को बोला जाता है साइनैप्स। ठीक है, इस गैप को क्या बोला जाता है? इस गैप को बोला जाता है साइनैप्स। द गैप बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन्स इज नोन एज साइनैप्स। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए इतने डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स को ये कॉमनली समझ नहीं आता टॉपिक, इसीलिए जो है आपको थोड़ा सा, आपको ये भी लग रहा होगा कि रिपीट हो रही है चीज़ें, मतलब रेपिटेशन हो रही है, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, राइट। तो इस तरीके से जो है ये पूरा का पूरा सिग्नल जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। तो देखिए इसी चीज़ को अब लिखा हुआ है स्टेटमेंट्स के अंदर कि द इंफॉर्मेशन और सिग्नल फ्रॉम द रिसेप्टर इज एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ डेंड्राइटिक टिप। तो मैंने आपको यही बताया कि ये रिसेप्टर होता है और उससे इंफॉर्मेशन जाती है, और जो डेंड्राइटिक टिप होती है उसके ऊपर जो है वो एक्वायर होती है जो स्टिमुलस होता है ना, सिग्नल बोल लो या फिर इसी को आप लोग जो है वो स्टिमुलस भी बोल सकते हो। एक्वायर हो गया, उसके बाद क्या होता है? एज अ केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो मैंने आपको यही बताया कि यहाँ पे केमिकल सिग्नल रिसीव होता है, उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाता है इन द साइटोन। उसके बाद इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम डेंड्राइट टू द सेल बॉडी। ठीक है, इम्पल्स डेंड्राइट से आकर के सेल बॉडी में ट्रेवल करती है एंड देन एट द एंड ऑफ एक्सॉन, फिर एक्सॉन से होती हुई जो है वो यहाँ पर एक्सॉन के एंड तक ट्रेवल करती है, राइट। ठीक है, देयर इज अ गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स विच इज नोन एज साइनैप्स। ये भी आपको बात बता दी कि दो न्यूरॉन्स, जैसे अगर एक ये न्यूरॉन, जैसे ये एक न्यूरॉन है और अगर मैं सेम टू सेम यहाँ पे एक और न्यूरॉन बना दूं, इस तरीके से, ठीक है, तो ये जो गैप बनेगा दो न्यूरॉन्स के बीच में, इसको बोला जाएगा साइनैप्स। ठीक है, इसको अगर हम एक और बार लेबल करें तो इसको बोला जाता है डेंड्राइट। ये जो इसकी प्रोजेक्शंस हैं, ये जो पर्पल कलर से है इसको बोला जाता है सेल बॉडी। इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये केमिकल इम्पल्स को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करती है। फिर यहाँ पे जो है ये एक्सॉन है, एक्सॉन कवर्ड है माइलिन शीथ के साथ, ठीक है, माइलिन शीट के साथ कवर्ड है, और लास्ट में जाता है एक्सॉन के टर्मिनल्स, एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गया कैसे जो है वो सिग्नल पास होता है। उसके बाद नर्व इम्पल्स क्या होती है? तो देखो ये जो मैंने आपको पूरी की पूरी कहानी समझाई, और कुछ नहीं, यही नर्व इम्पल्स है। देखो, द वेव ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स अलोंग द नर्व्स और न्यूरॉन्स इज नोन एज नर्व इम्पल्स। तो ये समझाया ना कि वेव है, तो ये जो वेव है देखो, जैसे अगर ये कोई एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है और ये थर्ड न्यूरॉन है, ठीक है, तीन न्यूरॉन्स हो गए, ठीक है, ये तीन न्यूरॉन्स हो गए हैं। तो अगर ये तीन न्यूरॉन्स हैं आपके, तो देखो 1, 2 और 3, तो इसमें पहले यहाँ पे केमिकल सिग्नल आ रहा है, उसके बाद फिर वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रहा है, फिर दोबारा यहाँ पे केमिकल में कन्वर्ट हो रहा है वो, फिर केमिकल सिग्नल साइनैप्स के थ्रू दूसरी डेंड्राइट में जा रहा है केमिकल, फिर से इलेक्ट्रिकल, फिर केमिकल, फिर वो अगेन पास हो रहा है साइनैप्स में, देन केमिकल, देन इलेक्ट्रिकल एंड देन केमिकल। तो ये जो वेव है, यानी कि जो कभी केमिकल फिर इलेक्ट्रिकल फिर केमिकल फिर इलेक्ट्रिकल, तो इसी वेव को जो है वो बोला जाता है नर्व इम्पल्स, राइट। इसी वेव को बोला जाता है, ये जो वेव बन रही है इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स की अलोंग द न्यूरॉन्स, उसी को बोला जाता है नर्व इम्पल्स। और नर्व इम्पल्स जो है दे आर इनिशिएटेड एट रिसेप्टर सेल्स एज अ रिजल्ट ऑफ स्टिमुलाई फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ठीक है, यही चीज बताई थी आपको कि नर्व इम्पल्स इनिशिएट कहाँ होती है,
रिसेप्टर सेल्स में इनिशिएट होती है, मतलब स्टार्ट होती है। इनिशिएट का मतलब होता है स्टार्ट होना, ठीक है। स्टार्ट कहाँ होती है? ये रिसेप्टर सेल्स में। और क्यों स्टार्ट होती है? जब कोई स्टिमुलाई जो है वो एनवायरनमेंट से आती है। अब आपको जल्दी से मैं सेम चीज़ को एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जैसे देखो, आपका हाथ था, आपका हाथ जो है वो कैंडल के ऊपर गया, तो उस हाथ में जो है वो, हाथ के अंदर जब वो कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। सबसे पहले तो वो जो हीट है वो स्टिमुलाई है, उस स्टिमुलाई को हाथ के अंदर प्रेजेंट रिसेप्टर्स जो है वो सेंस करेंगे। फिर वो जो रिसेप्टर्स हैं वो किसी न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। वो न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन दे देंगे, फिर न्यूरॉन से वो केमिकल सिग्नल जो है साइटोन में, मतलब डेंड्राइट में पहुंचेगा। डेंड्राइट से साइटोन में जाकर के वो इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट होगा सिग्नल में, और फिर वो फर्दर एक्सॉन के थ्रू कंडक्ट होता हुआ जब नर्व एंडिंग में पहुंच जाएगा तो वहाँ पे वो दोबारा केमिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वो दूसरे न्यूरॉन में जाएगा, और फिर ऐसे करते करते ब्रेन पे इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो यही चीज़ें जो है वो स्टेटमेंट्स में इन्होंने लिखी हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करें, देखो टाइप्स क्या क्या होते हैं न्यूरॉन्स के, तो न्यूरॉन्स जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं? एक होते हैं सेंसरी न्यूरॉन, एक होते हैं मोटर न्यूरॉन, और एक होते हैं इंटर न्यूरॉन, या इनको हम रिले न्यूरॉन बोल देते हैं, या फिर एसोसिएटेड न्यूरॉन्स भी इनको बोल दिया जाता है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि जो आपके सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, इनको एक और नाम से बोला जाता है, इनको और बोला जाता है एफरेंट न्यूरॉन्स। एफरेंट न्यूरॉन्स। उसी तरीके से मोटर न्यूरॉन्स को क्या बोला जाता है? इफरेंट न्यूरॉन्स। इफरेंट न्यूरॉन्स, ठीक है। एफरेंट न्यूरॉन्स, देन इफरेंट न्यूरॉन्स, और जो इंटर न्यूरॉन्स हैं उनको तो रिले बोला जाता है या फिर एसोसिएटेड न्यूरॉन्स बोल दिया जाता है, ठीक है। तो जो एफरेंट न्यूरॉन्स या सेंसरी न्यूरॉन्स आपके होते हैं, ये इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे लेकर के जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? दे ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स फ्रॉम, दे ट्रांसमिट nerve impulse from receptor to central nervous system, ठीक है। रिसेप्टर से लेकर के जाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा हाथ है तो वहां जब मैंने इसको मोमबत्ती के ऊपर रख दिया तो उस हाथ में जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे वो होंगे सेंसरी न्यूरॉन्स, बिकॉज वो इन्फॉर्मेशन फिर लेकर के जाएंगे टूवर्ड्स माय ब्रेन। उसके बाद अगर हम बात करेंगे मोटर न्यूरॉन्स की, तो वो क्या करते हैं? ये ट्रांसमिट, सेम चीज है, दे ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स फ्रॉम, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ, फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू रिसेप्टर, सॉरी नॉट रिसेप्टर, फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर, ठीक है। अब जैसे जब मैंने हाथ यहाँ लगाया तो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू मेरी इन्फॉर्मेशन गई टू माय ब्रेन, या फिर हम बोल सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बिकॉज सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है ब्रेन। तो जब वो गई हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो मेरी इन्फॉर्मेशन है थ्रू सेंसरी न्यूरॉन, तो उसको फिर ब्रेन करेगा, मतलब कि देखेगा कि ठीक है उसको हाथ हटाना है, तो वो वापस इन्फॉर्मेशन भेजेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से थ्रू अ न्यूरॉन टू माई यहाँ पे मसल ऑफ हैंड कि उसको पीछे रिट्रैक्ट करो। तो वो जो इन्फॉर्मेशन जाएगी, जो जिस न्यूरॉन के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन भेजी जाएगी हाथ को पीछे पुल करने की, उसको बोला जाएगा मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। उसके बाद होता है इंटर न्यूरॉन्स। तो इंटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? ये सेंसरी को मोटर न्यूरॉन से कनेक्ट करते हैं, दे कनेक्ट सेंसरी न्यूरॉन्स टू मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। सेंसरी को, मतलब कि सेंसरी और मोटर के बीच में भी न्यूरॉन्स कुछ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि मेरा जो सेंसरी न्यूरॉन यहाँ पे प्रेजेंट है वो इतना बड़ा होगा, कि हो सकता है होने को, बट सारे न्यूरॉन्स इतने बड़े नहीं होते, ठीक है। तो मान लो कि उसकी जो लेंथ है वो सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई एक और दूसरा न्यूरॉन होगा, फिर जो कि सेंसरी को मोटर के साथ में कन्वर्ट करोगा, मोटर न्यूरॉन के साथ में। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जैसे अगर यहाँ से इन्फॉर्मेशन है वो गई मेरे ब्रेन तक, फिर ब्रेन से जब वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू इफेक्टर पे पहुंचना है उसने, तो उनके बीच में एक और न्यूरॉन प्रेजेंट हो सकता है। जैसे कि अगर मैं ऐसे बात करूं कि अगर ये हाथ है, ठीक है, तो यहाँ से इंफॉर्मेशन गई, और ये लगा लेना कि अगर ये ब्रेन है, ठीक है, ये ब्रेन है, तो अगर यहाँ पे अगर सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे जो है वो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन में पहुंच गई इंफॉर्मेशन, और फिर अब ब्रेन ने क्या किया? ब्रेन ने क्या किया? उसने ये इंफॉर्मेशन किसी और न्यूरॉन के थ्रू जो है वो पहुंचाई मोटर न्यूरॉन पे, ठीक है। ये फर्स्ट न्यूरॉन है, ये सेकंड न्यूरॉन है, और
इसने सेकेंड न्यूरॉन के थ्रू जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है थर्ड न्यूरॉन के पास। जैसे इसने फिर से रिसीव किया डेंड्राइट्स ने, और फिर इसने जो है वो वापस इसको यहाँ मैसेज दिया कि तुम्हें स्टॉप होना है, तो दिस इज द थर्ड न्यूरॉन। तो ये जो न्यूरॉन होगा बीच वाला येलो कलर वाला, इसको बोला जाएगा रिले न्यूरॉन या फिर इंटर न्यूरॉन। तो ये कनेक्ट कर रहा है सेंसरी को मोटर से, ठीक है। ये तो था सेंसरी, इसने सेंस किया, ब्रेन के पास लेके गया, और फिर ब्रेन जो है वो रिले न्यूरॉन के थ्रू जो है उसको कनेक्ट करता है मोटर के साथ में। तो इनडायरेक्टली तो ये सेंसरी मोटर के साथ ही कनेक्ट हुआ, बट थ्रू रिले न्यूरॉन। तो ये काम होता है आपका रिले न्यूरॉन का। उसके बाद तो आप लोगों को सेंसरी, मोटर और इंटर न्यूरॉन, ये 3 टाइप के न्यूरॉन समझ आ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। एक लास्ट इस वीडियो का जो टॉपिक बचता है वो होता है आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो देखो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, इट इज द साइनेप्टिक कनेक्शन। पहले तो आपको साइनेप्टिक का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। तो ये साइनेप्टिक कनेक्शन होता है बिटवीन द टर्मिनल एंड ऑफ मोटर नर्व एट द मसल। मतलब जो मैंने आपको बताया कि ऐसा न्यूरॉन जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन कैरी करके लेकर के आ रहा है और इफेक्टर ऑर्गन तक जो कि इंफॉर्मेशन को पहुंचा रहा है, वो जो न्यूरॉन होता है वो होता है आपका मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन का जो ये टर्मिनल होगा वो जब मसल के पास, मतलब कि मसल के साथ जब कनेक्ट करता है, तो उस वो जो जंक्शन बनता है उसको बोला जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मतलब कि वो साइनेप्स के जैसे ही फिर जंक्शन बनता है, क्योंकि इस तरीके से कोई ऐसे ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और फिर यहाँ इस तरीके से अगर आता है तो फिर वो एक्सॉन टर्मिनल आपको पता है कुछ इस तरीके के होते हैं, जैसे ये भी ड्रॉ किया हुआ है। तो फिर ये इस तरीके से कनेक्शन सा फॉर्म करता है और फिर उसी को बोला जाता है न्यूरोमस्कुलर। मतलब न्यूरॉन है और मसल है, दोनों का जब जहाँ पे कनेक्शन हो रहा है उसे बोला जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये डायग्राम भी दिखाई हुई है यहाँ पे, दिस इज द एक्सॉन, ठीक है। एक्सॉन है और जो कि फाइनली एक्सॉन टर्मिनल में कन्वर्ट हो रही है। और दिस इज द मसल फाइबर, ये जो पर्पल कलर से इन्होंने ड्रॉ किया है ये क्या है आपका, ये मसल फाइबर है, ठीक है। तो मसल फाइबर के साथ में जो है वो किस तरीके से जो एक्सॉन का टर्मिनल है वो कनेक्ट हो रहे हैं, इसी को उन्होंने थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ दिखा दिया कि एक्सॉन का टर्मिनल दिखाया है और फिर ये जो है वो मसल दिखाई है, और फिर ये जो चीज़ है इसको दिखाया है इन्होंने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो आपने क्या ध्यान रखना है, सिनेप्टिक कनेक्शन होता है बिटवीन द टर्मिनल एंड ऑफ मोटर नर्व एंड अ मसल। मतलब कि जो नर्व इंफॉर्मेशन लेकर के आ रही है ब्रेन से, ठीक है, और पहुंचा रही है कहाँ पे, मसल के पास में। तो वो जो कनेक्शन एक फॉर्म हो रहा है दैट इज योर न्यूरोमस्कुलर कनेक्शन, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम कवर करेंगे ब्रेन को, और हम देखेंगे एक और टॉपिक दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। तो अभी के लिए आपको इतना ही, इसको रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए इस चैप्टर को जितना मैंने करवा दिया है। बाकी नेक्स्ट जो है आपको नेक्स्ट लेक्चर में देखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच।